बैठ जाओ। अरे थोड़ा नजाकत से, आराम से। हाँ, क्या सोच रही हो? शादी बैठी है। हाँ हाँ, यहाँ देखने वाली बोलो। गोल को मास्टर जी के पास जाना से बैठूंगी। अरे थोड़ा आराम से बोलो, लड़कियों की तरह। हाँ मैं भागकर उसके पास जाऊंगी। बोलो। कहानियां सुनाओ मुझे। गर्मियों की छुट्टियों में अब की आई तो 6 वर्ष की उम्र में पहला दर्जा पास कर। गांव का जीवन अब उसमें कौतुक को जाने लगा था। दादी खटोले पर बैठी कटोरे में रखी लाल मिर्चों का ढेर तोड़ सीख से उसमें मसाला भर रही थी। वो मोटी मोटी लाल मिर्चियां छूने को ही कि दादी ने उसे बरस दिया। तभी उसकी नजर दहलीज पार कर आंगन में घुसती हुई डोमिन पर पड़ी। डोमिन अटारी पर बनी टट्टी और आंगन से लगे नदवा को साफ करने आई थी। खटोले से लगी खड़ी वो उछल कर चिल्लाई, ददिया! ओ ददिया! ददिया ददिया! देखो ना डोमिन आई है। कब सीखेगी खानदान? ऐसे बुलाते हैं बड़ी बूढ़ियों को। रिश्ते में रत्नी काकी रखती है तेरी काकी। आगे से इसे डोमिन काकी कहकर बुलाना क्या पड़ेगी? डोमिन काकी। हाँ, समझी? राम राम ददिया। राम राम बेटा राम राम। डोमिन आई, रोटी दे दो। प्यार से भी तो गलती सुधारी जा सकती थी। मुझे क्या मालूम कौन मेरा क्या लगता है क्या सबका हिल गया। फिर से डोमिन काकी से उसका सामना हुआ। डोमिन आई, रोटी दे दो। डोमिन आई, रोटी दे दो। हम उम्रों के साथ वो आंगन में गिरकर खेल रही थी। नजर पड़ते ही उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। राम राम। प्रत्युत्तर में डोमिन काकी ने भी अपना हाथ ऊपर उठा उसे आशीषा। काम से निवर डोमिन काकी पहुंच के लिए नहा पर बैठी ही थी कि उसके खेल में व्यवधान डालते हुए दादी ने उसे पुकारा। ए बेटा, ए जल्दी किधर रहा? हाँ ददिया। अरे, ये ले, करियर पे ले जा और रत्नी की कोश में डालना है। जा। उसे पास आता देख प्रसन्न डोमिन काकी ने अपना कोच पसार किया। सावधानी पूर्वक उसने टोकनी उलट दी उसके कोच में।
सभी कलाओं से वंचित होने का दुख मेरे नन्हे कलेजे में हमेशा सालता रहता था। वसुधा, चल स्कूल के लिए देरी हो रही है। अरे निकल तो ले लो, बता रही थी मास्टर के बारे में। अरे वो देख मुन्नी, ए मुन्नी चल स्कूल। मुन्नी नहीं तुम जाओ, मम्मा मारेगी। जिस राह से मैं स्कूल भागी हुई जा रही होती थी, उसी रास्ते पर मेरी अभिन्न सखी मुन्नी के खेत थे। वो वहाँ अपने पिता के साथ खेतों में बुवाई कराती मिलती, कभी पानी लगा रही होती और कभी रेत ढाक रही होती। मुझे मम्मी से ईर्ष्या होने लगी कि उसके मजे हैं, जब चाहे घर चली जाएगी, रोटी खाएगी और फिर खेलेगी। बस एक मैं हूँ, सारा दिन पढ़ाई में लगी रहूंगी, कभी ना याद होने वाले इतिहास भूगोल को मास्टर जी के डर से जोर-जोर से रटूंगी और फिर 4 किलोमीटर तक पैदल चलूंगी, तब कहीं लौटकर घर का दरवाजा देख पाऊंगी। भूख के मारे अलग बुरा हाल है। बहुत करीब मुन्नी से मिलना हो पाता था। वसुधा, तुम आ गई। लो लो, अरे कितना हल्का तुम्हारा चेहरा। वो मुझे देखकर भागकर मेरे घर आ जाती, फिर जिस लज्जा निगाह से मेरे बस्ते की ओर देखती, मुझे आज भी उसकी वो ललक दृष्टि याद, लेकिन उस समय वो मुझे नीरी मूर्ख लगती। भला पढ़ाई के लिए क्या ललक था? मेरे ख्याल से उस समय पढ़ाई से ज्यादा नीरस कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन मुन्नी हमेशा मेरी किताबों को उलट-पलट करती रहती। मेरी और उसकी रुचियां सर्वथा भिन्न होते हुए भी हम न जाने किस सूत्र से एक दूसरे से बंधे हुए थे। उसे छोड़कर मुझे स्कूल जाना जरा भी नहीं रुचता था। बहुत बार मैं स्कूल के रास्ते में मुन्नी के खेतों पर ही रह जाती और उसके साथ रह टकराती रहती। वसुधा, वो देख, कितनी बार उसकी माँ से मैंने मिन्नतें भी की थी। चाची, 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 मुन्नी को स्कूल भेज दो ना। अरे बिटिया, क्या कहती हो? वो लड़की जात है, कहाँ जाएगी और क्या करेगी पढ़ लिख कर? तुम्हारी बात और है वसुधा, अकेली औलाद, बेटा बेटी तुम ही हो अपनी माँ की, सो जीवन भर पढ़ो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, ना बाप ना भैया। इतना लंबा दर्द सुनकर मैं भी चुप हो गई। क्या कहती इसके आगे? मैंने भी सोच लिया, मेरे पढ़ने का यही कारण है, नहीं तो माँ मुझे भी घर का काम सिखाती। वो लड़कपन था, शिक्षा का लाभ मुझे दिखता भी कैसे? हाँ, इतवार का दिन था। मैंने बाल उठाने के लिए छत पर चली गई। मेरे घर की छत मुन्नी के घर की छत से ही मिली हुई थी। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे मुन्नी की आवाज सुनाई पड़ी। अम्मा, अम्मा, जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, वो अच्छा नहीं कर रही हो। तुम 5-5 लड़कों को पढ़ा सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा घर अक्का है अम्मा। मेरी किताब कॉपी के पैसे तुम्हें भारी है अम्मा। रोज एक ही बात की हट करती है तू।
लड़कों की शादियां होने लगी। पढ़ाई लिखाई में ऐसा कोई खास तो नहीं निकला, लेकिन एक जूनियर इंजीनियर अवश्य हो गया। वो सबसे बड़ा था। ब्याह भी बड़े खूब दान दहेज के साथ हुआ उसका। चाचा के पांव तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दूसरी बार आया तो दहेज का सारा सामान भी ले गया जो उसे उसके बाप से मिला था, और ऐलान कर दिया कि इस गवई गांव में हम एक पल भी नहीं रह सकते। अब लड़का बीवी का सामना कहाँ कर सकता था, तो दबी जुबान में उसके समर्थन में आकर खड़ा हो गया। अगले ही दिन दोनों हनीमून के लिए विदा हो गए। Let's go, baby. एक बार आया तो वो नगद के रुपए भी ले गया जो उसके ससुराल से दहेज स्वरूप प्राप्त किए थे। किराए का मकान, किराए की मकान की मुश्किलें दिखाकर और नया फ्लैट, नया फ्लैट लेने की योजना बनाकर। जी लेट्स गो बेबी। वो देखो वही जगह, अरे ट्रेन भी है। विवाह होते गए, बहुएं आती गई, लड़कों के तेवर बदलते गए। दूसरे नंबर का लड़का वही गांव में ही दुकान करने लगा था, अतः जाता कहाँ, लेकिन उसकी बहू असल बनी की बेचे आई। चाचा चाची की चाय चिमिटन का हिसाब बड़ी तंग दिली से रखने लगी, अतः चाची उस कुलवधू से अलग चुरा कर बैठी। इस प्रकार कोई किसी तरह तो कोई किसी बहाने सब अपना अपना अलग घोंसला बना बैठे। चाचा चाची निपट अकेले न्यारे खूब पड़ोसी दाखिल हो गए। मुन्नी के रहते चाची ने तवे पर चंदियां नहीं डाली थी, लेकिन बुढ़ापे में तो खटिया लिखा था। आंखें साथ नहीं देती थी, धुंधला दिखने लगा था, घुटनों के जोड़ अलग अकड़ने लगे। लड़कों के साथ बुढ़ापे ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इसके अलावा 5-5 बहुओं की सास अपनी 4 रोटी अलग डाले। इस तोहफे का दंश कहीं गहरे टीसता था। आस पड़ोस में निकलने में भी झिझक लगती थी। अभी तो 5-5 पुत्रों की मां होने की झिझक में अकड़ कर रही थी, सिर उठा कर चली थी, मोहल्ले में सौभाग्य की प्रतिमा बनकर रही थी। पर अब कर भी क्या सकती थी। कभी कभी चाचा ही उफन जाते तो वो कहती, अरे घर घर चूल्हे मिट्टी के हैं, आजकल कौन किसकी मानता है। कहकर चाचा को शांत करा देती। हाँ, बहुत दिनों बाद अब की बार मैं गांव आई थी। कुछ देर अपने घर बैठकर चाची की कुशल क्षण लेने उनके घर पहुंच गई। चाची, चाची, कौन? चाची, मैं वसुधा। वसुधा कैसे हो? दिखना बंद हो गया है, तुम्हें पहचान नहीं पाए हम। कोई बात नहीं चाची। चाची, मुन्नी कब से नहीं आई? मुन्नी? हाँ? मुन्नी कैसे आवेगी बिटिया? ये भाई भौजाइयों का घर है, यहाँ हम ही निपटाए वही बहुत है। अरे क्या बताए बेटी, हमारे बनाए घर में हमें ही निकालने को फिरती हैं ये बहुएं। खेती पाती सब बांट ली है, घर भी ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? तुम न्याय की कहना वसुधा। चाची, लड़के कुछ भी कहते हैं। उनकी पूछो मत बिटिया, घोर कलजुगी है, घोर कलजुगी। बहुओं के गुलाम हो गए हैं नास पिट्टे। चाची क्रोध का लावा उबलते हुए तैस में बोल रही थी। मैं भी उनके साथ दुखी हो गई। कभी ऐसा सोचना नहीं होगा कि 5 बेटे ऐसे निकल जाएंगे। हमारी उम्मीदें भी हमें कहीं का नहीं छोड़ती। ये मोहजन्य पीड़ाएं वृद्धावस्था को और जर्जर कर देती हैं। मुन्नी को चिट्ठी लिखवाई है बिटिया, पर उसे भी अपने घर गृहस्थी से कहाँ फुर्सत होगी। वो ये कहकर अपने मन को ही तसल्ली दे रही थी। बेटी से किसी प्रकार की आशा उन्हें थी या नहीं मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन जिस दिन मुझे गांव से लौटना था, हितेश दौड़ा दौड़ा मेरे घर आया। उसका हाँ, मुन्नी आई है। मुन्नी हाँ, कहाँ है? मुझे पूछ रही है। इस साक्ष्य भाव में न जाने कितने सागर समाये होते हैं।
भी यहीं रहेगी, अम्मा की रोटियां बना दिया करेगी। पता है वसुधा, वहाँ मेरी बेटी वैसे ही ख्याल रखती है जैसे मैं अपनी अम्मा का ख्याल रखती थी। खेतों में काम करने जाती थी और पता है वहाँ बहुत सारे बच्चे जो तेरे जैसे किताब पढ़ा करते हैं। मैं हमेशा उनकी किताबें देखा करती हूँ और मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाना चाहती हूँ वसुधा। वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुन्नी, तूने अच्छा किया उसको यहाँ ले आई, लेकिन मूर्ख, ये उसकी पढ़ने की उम्र है। वो यहाँ रहेगी तो पढ़ेगी कैसे? कैसे पढ़ेगी मुन्नी? वसुधा, तू भी तो यही रहकर पढ़ी थी ना, वो भी ऐसे ही पढ़ लेगी। ये कहकर वो अपनी मुमताज आंखें पोंछ रही थी। वो भी ऐसे ही पढ़ लेगी वसुधा, वो भी ऐसे ही पढ़ लेगी, वो भी ऐसे ही। अरे ये झाड़ू किसने खड़ी की? इस तरह झाड़ू खड़ी की तो ये कहना चाहती थी मीरा को काम से निकाल देंगी। उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है, और फिर मीरा भी तो वैसे भी हमेशा छोड़ छोड़ मुद्रा में रहती थी। मैंने नहीं रखी। क्या झाड़ू खड़ी रखी थी? तुझे नहीं मालूम? इस तरह झाड़ू खड़ी रखने से घर में दलिदर आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है। अरे बीजी, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, जाने कौन गांव की है तू? माँ के घर से तू सीख साख के नहीं आई क्या? काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रख। हाँ? यही सीख है तेरी? हाँ? पर बीजी, मेरा ख्याल है झाड़ू गुस्सा खाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दलिदर आ सकता है। तीलियां भर जाती है, रस्सी छीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती है। ए, छोड़ दे। ए, आज तो तुझे माफ कर दिया, फिर कभी झाड़ू खड़ी करिए ना तो समझ लियो। इस बात में कोई तुक नहीं बीजी, झाड़ू कैसे नहीं रखी जा सकती। कैसी जाहिल जितनी गंवार लड़की से पाला पड़ा काका क्या ले आया है? हाँ? लाख बार कहा इसको देसी से प्यार मत कर, मत कर, मत कर। नहीं नहीं, पर उसके सर पर तो प्रेम का भूत सवार था। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। अरे सुन, इधर। इसे तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अब बीजी चाय पियेंगे? बीजी थोड़ी सी गरम अदरक वाली, इलायची वाली अभी बना के लाऊंगी। बीजी चाय। बीजी उसकी तरफ पीट करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वो जरा भी जरूरी नहीं समझती थी। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। छोड़ छोड़, हट 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 हट। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है। तू चाय पिला पिला के मुझे मार डाल। हाँ, तू मुझे मारना चाहती है ना? हाँ, मार मुझे। अरे मार मुझे, मार मुझे। शिखा ने और बहस करना स्थगित किया और चाय का गिलास लेकर कमरे में चली। शिखा का शौहर कपिल अपने घरवालों से इन अर्थों में भिन्न था कि आमतौर पर उसके सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ने वाली शिखा अच्छी लगी। सबसे पहली बात तो ये थी कि वो सब औरतों से अलग थी जो उसने अपने परिवार और परिवेश में देखी।
शिखा का पूरा नाम दीपशिखा था, लेकिन जब भी उसे कोई नाम पूछता तो वो महज नाम नहीं बताती। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है। मैं दीपशिखा नहीं, अग्निशिखा हूँ। अग्निशिखा की तरह हमेशा प्रज्वलित रहती, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर। उसकी तेजी देखने लायक थी। उसकी वक्तृता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा कि वो शिखा को पाकर रहे। पढ़ाई के साथ साथ वो पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले उसे नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। बिना किसी आडंबर, दान, दहेज के एक सादे समारोह में वे विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे ये नहीं पता था कि प्रेम और विवाह दो अलग-अलग संसार हैं। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारा में वो कैद रहती है। हर एक की दिनचर्या में अपनी-अपनी तरह की समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी-अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक घर्रा, जिसमें आपको फिट होना। कुछ औरतें इस ऊब पर श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं। पर इस श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। शिखा अंदाजा लगा कि आज सामने वाले घर की नीता ने कौन सी साड़ी पहनी होगी। ब्लू, येलो, ग्रीन। अक्सर उसका अंदाजा सही निकलता। और यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों के स्टाइल का भी था। दुख की बात ये थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना नहीं थी। वे रोज सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती अपना दिन तमाम करने के लिए। वही लंच पर पकवान इंतजार, टीवी पर बेनकाब कार्यक्रमों को देखना और घर भर के नाश्ते, खाने, नखरों के नोक पलक संवारना, चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की अच्छी हुजूरी करना और रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। नींद। शिखा! शिखा! रोटी लगाओ। नहीं, मैं खाकर आया। अच्छा, पुत्र इधर आ। क्या हुआ? ये तेरी बीवी ना अपने को बहुत चतुर समझती है, अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। बेटा खड़ी खड़ी जवाब दिखाती है। तो गलत बात है बीजी। हाँ उसे एक अच्छी बंदी की तरह चुप रहना चाहिए। हाँ उसे इस घर को एक कॉलेज का डिबेटिंग मंच बना रखा है हाँ। और आपको प्रतिपक्ष का वक्त है। हाँ पुत्र। कोई बात नहीं बीजी, मैं उसे समझा रहा हूँ। हाँ। ऐसे बात से नहीं करें। नहीं। अरे उल्टी खोपड़ी की है, वो कुछ समझ ही नहीं सकती, नहीं समझ सकती पुत्र। जा।
इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। हम विलोम अनुलोम में बात नहीं कर रहे हैं। ये संबंध है इसकी जिंदगी में करनी है। गलत बात होगी भी। माँ की कोई बात गलत नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तुम माँ को इम्परफेक्ट कह रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज बंद करना चाहते हो? मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। समझी तुम? समझी कि नहीं? शिखा अंदर तक जल गई उसके इस उत्तर से, क्योंकि ये उत्तर हजार नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप से दबाया और सोचा, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये लोग मेरी आवाज को तरस जाएंगे फिर भी। लेकिन ये निश्चय उससे निभ ना पाता। बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और फिर एक बार बदतमीज और बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता है घर में जैसे टॉयलेट होता है ना, वैसे ही एक टॉयलेट भी होना चाहिए, जहाँ जहाँ वो अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींच कर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा से बाहर निकल आए। उसे ये भी बड़ा अजीब लगता कि वो लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इसके भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 2 शब्दों की दरकार थी। जी और हाँ जी। अजी और हाँ जी। अजी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे। अजी हाँ, छोले बनेंगे। पजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए। अजी हाँ, पजामे के नाड़े बदले जाएंगे। बाबा आलू के पराठे मक्खन डाल के नाश्ते में। अजी आलू के पराठे मक्खन डाल के नाश्ते में। ये पंखे साफ हो जाने चाहिए। ये पंखे साफ हो जाएंगे। उसने अपने जैसे कई स्त्रियों से बात करके देखा। सब में अपने अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो वैसे हमारी तो ये ऐसी है जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे तो बच्चे बिल्कुल पुष्टि जोड़ी है। अभी तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो ही मत। शिखा को लगता उसी में ही शायद कोई कमी है जो वो इस तरह संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान का राग नहीं अला सकती। वो रातों को बिस्तर में पड़े पड़े देर तक सोती रही, सोचती रहती उसकी नियति क्या है। न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है ना, जब 2 लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए करीब आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कदर करते हो, महज इसलिए टकराए क्योंकि उन्हें अब मौलिकता बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे थे और ये खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। रूटीन कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी
नजर डालती और घबरा जाती है। क्या उसे वापस अग्निशिखा की बजाय दीपशिखा बनकर रहना होगा? मध्यम और मधुर मधुर चलना होगा? उसे उसे रोज लगता कि उसको अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। सुनो ना, सुनो ना, सुन रहे हो ना? सुनो ना, हम कहीं घूमने चले दो चार दिन के लिए? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहाँ हमें कौन जानता है, स्कूल में नहीं जगह जाकर बसना नहीं। अरे वहाँ देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीजें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ये सब चीजें तो यहाँ भी मिल जाती है। ये टीवी पर दुनिया भर का दर्शन होता रहता है, तो वहाँ जाने का क्या नहीं। तो तुम के सारे कब तक दिन बिताएंगे? कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमेंगे। तो अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यही पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। तुम ना अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। मुझे भी लगता है तुम्हारे भी हार्मोन बदल रहे हैं। अरे अंकल नहीं, बराबरी का बोलना है, भोग बनता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है मुझे बातों में। शिखा याद करती वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वो नहीं चाहता जीवन के ठर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी। मम्मी पापा ना लड़ाई कर रहे थे बहुत जोर जोर से। हाँ, कह रहे थे जयपुर घूमने जाएंगे। आगरा आगरा घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे। और दादी कह रहे थे उनके हारमोनियम बदल रहे हैं। हैं? उधर हारमोनियम तो हमारे घर में ना है। हाँ, और कह रहे थे अंडमान जाएंगे घूमने, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, ढेर सारा खर्चा करेंगे। तो अपना काम धंधा छोड़ के काका घूमने जाएगा क्या? बीवी को सैर कराने के लिए है। एक हम थे जो कभी घर से बाहर पैर तक नहीं रखा। और आप जो तीर्थ के बहाने घूमने जाती है वो तीरथ को घूमना कहती है, कितनी गंदी जुबान भाई है तूने। कैसे गुजारोगे तेरी घर गृहस्थी का? कितनी गंदी जुबान भाई है। अगर गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने वाला तो ये लोग मेरे मुंह पे चढ़ के चाबी सेफ में डाल देते। सच में कैसे गुजारा होगा जीवन का? बच्चे जैसे क्यों नहीं रहते? शिखा सन्न रह गई। होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में ही पड़े रहे। घर भर में बेटे को किसी ने गलत नहीं कहा। हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरे का खून खोलता है। अरे भाई, जैसी ट्रेनिंग तूने दी है वैसा बना है ये क्यों जी? है? ये तो बचपन से सिखाने वाली बातें होती है ना। और अगर तू प्लेट उठा लेती तो तेरा कुछ घिस जाता क्या? घिस जाता क्या? अगर ये उठा के रख देता तो इसका क्या घिस जाता बीजी? बदतमीज कहेगी, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझमें। हाँ? अकल नहीं है जरा सी भी। सारी घटना सुनकर ससुर ने फिर 194 का एक मुहावरा टिका दिया। देखिए वो क्या कहते हैं, As you sow, so shall you reap। पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही हो। शिकार तो मैं हूं और तुम सब शिकारी हो। शिखा कहना चाहती थी, लेकिन उसका जबड़ा जाम था। होंठ
ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। तो मेहरबान कदरदान, अब जो कहानी शुरू होने जा रही है उसके नेपथ्य में पति पत्नी दोनों हैं और इसका संकेत देने के लिए जितना कुछ रणभेरीनुमा बजना गूंजना चाहिए सब बजेगा और गूंजेगा। देखिए स्टेज के आर पार अंदर से चीख पुकार, गरज गरज और उठा पटक की आवाजें, साथ ही बीच बीच में शायद चीजें फेंकी जा रही हैं। बर्तन, पेन, किताबें, आलू, गाजर, टमाटर, मर्दानी चप्पले, जनारा सैंडले, एक आध चम्मच आदि भी, रसोई के संयंत्र सब कुछ स्टेज पर फेंके जाएंगे। संगीत बनाम कोलाहल शांत होता है। लीजिए नायिका। नायिका प्रवेश करती है। अरे एक और नायिका हाथ में पेन लिए हुए, और लीजिए तीसरी नायिका दूसरे हाथ में कोई कागज या फटकी सी डायरी लिए हुए आती है। लीजिए जनाब, अब शुरू होने जा रही है कहानी नेपथ्य का चंपू। देखते हैं ना, ये मर्दाना घुड़कियां, ये जनाना सिसकियां, हाय, ये कोई व्यावसायिक मंच नहीं है, ये घर के नेपथ्य में चलने वाला समांतर नाटक है। और नायक, हाँ, वे ही तो हैं, अरे वे ही तो हैं। मैं कैसे नाम लूं उनका, जो बरसा करते हैं हरदम, जो बरसा करते हैं हरदम। बस। और नायिका, जी हाँ, मैं ही हूँ नायिका। कितना मादक है ऐसे नाटक की नायिका बनना। और नायिका ही क्यों, नायिका बनम लेखिका बनम कवयित्री। देखते नहीं, ये कागज, ये कलम, ये लेखन की धार, महीने के बजट के खींचे हुए तार, सिली हुई उड़द सखी आया मधुमास। धोबी का हिसाब, लगता है एक पजामा कर दिया गायब। पैसे काटूं या दे दूं? काट लो। दे दो। और बीच बीच में शायरी के दौर भी मुलाहिजा फरमाइएगा। आई अरे शायरी। शुक्रिया शुक्रिया। छोटी सी बात शराफत की भी, जी छोटी सी बात शराफत की भी इनसे कही न जाती। कुछ वो गरमाए रहते हैं और कुछ हम घबराए रहते हैं। जी हाँ, शुक्रिया। जी हाँ साहब, तो इस तरह समझ लीजिए, इस नाटक के नायक यानी मेरे वो सिर घर पर उठा रहते हैं। लीजिए, लीजिए, मैं आ गई। अरे, उनके हाथों में
तूने अभाव बेभाव बेअभाव के नाटक लिखे, तेरी कहानियां लिखी। अरे तू मुंह फूटी हुई है, मैं सब जानता हूँ। मुझे भी क्या समीक्षक और संयोजक समझ रखा है? नहीं स्वामी नहीं, अब मुझे चाहे जो कह लो, पर समीक्षक और प्रशंसकों को गाली मत दो। अब वे ही तो डल्लब पर बैठकर लिखी मेरी कविता में भुगता हुआ यथार्थ छांटते हैं। प्लास्टिक के फूलों को देखकर लिखी कविताओं में वसंत एवं गुसलखाने के शॉवर तले सूझी कविताओं के आधार पर मुझे प्रकृति की सच्ची उपासिका सिद्ध कर देते हैं। और भी बहुत कुछ है स्वामी, जो पिछले अगले 7 जन्मों में भी देखने सुनने की गुंजाइश नहीं है। वो सब मेरी रचनाओं में लाने का श्रेय मेरे ग्रुप वाले समीक्षकों को ही तो है। अब धीरे बोलो नाथ, धीरे। इन पत्रिकाओं के कान बड़े तेज होते हैं। अरे रस दिखने वाली कोड़ा, तेरा भुगता हुआ यथार्थ एहसास की क्षण में सब जानता हूँ। उस दिन जब चाय से मेरा जुनून चल गया था, तब भी तू कविता लिख रही थी। क्या बोल रही थी? आए दिन रोज क्यों नहीं आते? और अभी वो कल मेरा बॉस मुझे झड़का रहा था, मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा था, तब भी तू पीट करती हुई मिली थी घर पर। क्या कर रही थी? मेरी सखी दूर कहीं बादल पर जा, नाचा मन का मोर। और निकल, वो गिरधर जब यहाँ पर आया था, हेलो, जब वो जा रहा था तो उसकी खाली चाय की प्याली लेते हुए तू क्या कविता कर रही थी? ये जिंदगी आली, तेरे चाय की खाली प्याली। हाय राम, हाय राम, हाय राम। वो मिस्टर गिरधर की चाय की प्याली थी वो। मैंने समझा आपकी है आर्य पुत्र। ये चाय की खाली प्याली जैसी कविता मैं आपको छोड़कर और किस पर लिख सकती हूँ स्वामी? आपको मुझ पर श्रद्धा नहीं तो विश्वास कीजिए। कामायनी पढ़िए स्वामी, कामायनी। हाय, पर साथ ही नहीं रहे। इतना लिखा उन्होंने, कोई पति पुरुष पढ़े तब ना। निराला जी, आपने ठीक कहा। बाधो न नौ इष्ठाओ बंधु। अरे मैं नहीं मानती थी, मम्मी डैडी ने जबरदस्ती बनवा दी मेरी नैया। देवी जी आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए मैं किस दुख से पाल रही हूँ। ये कृतज्ञ परिवार किसी का, 2 कौड़ी का प्यार किसी का। हाय, जी, आपका कहा सच निकला। पुलिस से उनके वचन कठोर, चला जाते हैं तन मन प्राण। हाय ये कष्ट महान, हाय हाय ये कष्ट महान, हाय हाय ये कष्ट महान, हाय हाय ये कष्ट महान, कष्ट महान, कष्ट महान। ये गाली गलौज और गधे वधे वाली शब्दावली अभी काव्य में नहीं। बस आत्मकथा और यथार्थवादी कहानियों में ही प्रयोग की जाती है। काव्य में बस हरी घास पर क्षणभर चलकर कहकर संकेत दे दिया जाता है। अब बाकी पाठक खुद समझ लेते हैं। जैसे कि हरी घास पर क्षणभर चलकर, हरी घास पर क्षणभर चलकर, हरी घास पर क्षणभर चलकर, आगे चला गया वो दादी लेकर
बात हो गई। मतलब मैं आ गया तू। हाँ, तो देवी सुनो, अब ये करो जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तुम्हारी सार्थकता इसी में है। तुम्हारा जीवन खुशियों से धन्य धान्य हो जाएगा। जा देवी जा, जा, जा तू। पकौड़े तल। या पकौड़े पकोड़े पकोड़े जो आज्ञा दे। कल तो हाँ तल ही देती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी भूख लग रही है। तो चलते हो, पकोड़े ही करती हूँ। लेकिन संपादक ने जो रचना मांगी है उसका क्या होगा? रचना के बदले पकौड़े वाला कैसे भेजूं? भेजूंगी, जरूर भेजूंगी। हरी मिर्च के डले पकौड़े ही सही, चटनी के साथ, साहित्य से कुछ नया, लीक से हटकर। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा, उसे संपादक सखेत, धन्यवाद